हेलो। हाउ इज़ एवरीवन डूइंग? क्या चल रही है ज़िंदगी में भाई? सब ठीक, मज़े में। तो एज़ वी नो, जैसा कि हमें पता है, हम लोग कर रहे हैं आर एस शर्मा सर वाली बुक। दिस इज़ द सेकंड चैप्टर। ठीक है, एनसीईआरटी है ये, एनसीईआरटी। आगे प्रोसीड करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। द नॉन सीरियस, जिसको ऐसा करना है कि हाँ भाई मैं 5 मिनट वीडियो देखने आया हूँ, 5 मिनट सेशन करना है या 5 मिनट क्लास करनी है, वो अभी से निकल लो यार। ठीक है, क्योंकि एनीवेज 5 मिनट या फिर 2 मिनट के लिए किसी भी लेक्चर को आप पहली बात तो जज नहीं कर सकते। दूसरी बात, इतनी जल्दी किसी चीज़ से बाहर निकलोगे तो यू आर ए बोर्न क्विट करने वाले आदमी। ठीक, तो इसलिए क्विट नहीं करना है। बी विद मी, हम लोग ये ख़त्म करेंगे पूरी की पूरी एनसीईआरटी। ठीक है, दूसरी बात, जो ये पीडीएफ है ये मैंने खुद की जो बुक है उसमें से इसकी फ़ोटो खींची है, तो इसमें कुछ कुछ अंडरलाइंस आ रखी हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन पीडीएफ है उसके अंदर ये वाले चैप्टर्स नहीं है, मतलब वो इससे एक पुराना एडिशन है। ठीक, तो लेट्स बिगिन। देखो, सेकंड चैप्टर क्या है? द सेकंड चैप्टर इज मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशियंट इंडिया। अब देखो, हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री को, अब हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये किसी हिस्टोरियन ने इसको लिखा होगा। हिस्टोरियन कौन है? जो द गाय हु इज़ एक्सपर्ट इन द हिस्ट्री। मतलब तुम और मैं बैठ के हिस्ट्री नहीं लिख सकते कि कल कोई एक आदमी उठ के पास आए मेरे पास, जिसके पास कोई भी रिलायबल ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। लेट अस अज्यूम मिर्ज़ापुर वाले गुड्डू पंडित कह देते हैं कि भाई मैं कल हिस्ट्री लिखूंगा, और उस हिस्ट्री के अंदर जो मेन हीरो हो जाएगा, इट विल बी गुड्डू पंडित ओनली। समझ रहे हो? तो हिस्ट्री लिखने के लिए कुछ हिस्टोरियंस होते हैं। अब अलग अलग टाइप के लोग, जिसका अलग अलग पर्सपेक्टिव है, वो हिस्ट्री लिखेगा। जैसे कुछ लोग हु इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म, तो वो हिंदू के फेवर में हिस्ट्री लिखने की कोशिश करेगा। देर अदर गाइज हु आर, मतलब एक विचारधारा, जो आदमी किसी विचारधारा को फॉलो करता है उस हिसाब से चीज़ें लिखने की कोशिश करेगा। या फिर कोई गवर्नमेंट या फिर कोई रूलिंग एजेंसी या फिर कोई रूलर पैसा दे रहा है हिस्ट्री लिखने के लिए, तो उस रूलर के हिसाब से हिस्ट्री लिखी जाएगी। जैसे पुराने टाइम में जब ये हुआ करते सारे के सारे राजा वाजा, तो जब ये लोग हिस्ट्री लिखवाया करते तो ये अपने लिए हिस्ट्री लिखवाया करते, तो उन उन हिस्ट्रीज़ के अंदर क्या हुआ करता कि भाई बड़ी बड़ी बातें कर रखी हैं। जैसे जो समुद्रगुप्त वाला प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त इज किंग, जिसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी फर्स्ट चैप्टर में। समुद्रगुप्त की बात की थी और अशोका की बात की थी कि ये लोग थे जिन्होंने पूरे के पूरे इंडिया को यूनिफाई किया था। तो समुद्रगुप्त के बारे में बात कर रखी है प्रयाग के अंदर, प्रयाग वट इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद के अंदर। और वहाँ पे लिख रखा है कि ये बहुत ज़बरदस्त योद्धा थे, इन्होंने ये कर दिया था, वो कर दिया था। तो इनके जो हिस्टोरियन थे वो इनके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में बड़ा चढ़ा के बात कर गए। ऐसे ही जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आएगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहती है कि भाई मैं तुम पे रूल कर रही हूँ, दिस रूल इज़ जस्टिफाइड। और इस रूल को जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग राइटर्स आएंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ तक एवरीवन इज़ विद मी? ठीक है, आई होप एवरीवन इज़ विद मी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दीवार से सर सटा के मत बैठो, कीप योर बैकबोन स्ट्रेट, दिमाग में चीज़ें घुसेंगी। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हमारे यहाँ के लोगों को थोड़ी ज्ञान की प्राप्ति हुई कि ये जो आ रखे हैं यहाँ पे हमारे पास ब्रिटिशर्स, ये हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो फिर वो कहेंगे कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं, कि हम लोग भी अच्छे खासे सक्षम हैं, और उस हिसाब से फिर वो हिस्ट्री लिखेंगे। ठीक, और हिस्ट्री लिखने के लिए आदमी किस बेसिस पे हिस्ट्री लिखेगा? मेरा मन करेगा कि मैं कुछ भी लिख दूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल।
मेरे को सोर्स चाहिए, सोर्स, कि भाई आज से 100 साल पहले, कि 100 ईयर्स पहले किसी राइटर ने कुछ लिखा, उसके बेसिस पे मैं कंक्लूड करूंगा कि भाई उस टाइम समाज में ऐसा हुआ करता। दिस इज माई सोर्स, दिस इज व्हाट, दिस इज लिटरेरी सोर्स, दिस इज लिटरेरी सोर्स। या फिर ज़मीन खोदी मैंने और ज़मीन में से कुछ चीज़ निकल गई, ज़मीन में से कोई कॉइन निकल गया, ज़मीन में से कुछ पोट्री निकल गई, पोट्री, मटके जिसे को बोलते हैं हम लोग हिंदी में मृद भांड बोलते हैं शायद, मटके निकल गए, मतलब इस टाइप की कोई भी चीज़ निकल गई ज़मीन में से जिसकी हम कार्बन डेटिंग करेंगे, देखेंगे कि कितना पुराना है, किस उस टाइम कौन सा राजा हुआ करता, तो उससे सारा इंटरकनेक्ट करके हिस्ट्री लिखी जाती है। तो दिस इज़ द सोर्स। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि चैप्टर का नाम देखते हैं, मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ द एंशिएंट इंडिया। इसने सबसे पहले कहा कि जो लोग हमारे यहाँ पे आए, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ब्रिटिशर्स, वो लोग थे, वो लोग कौन थे, देवर कॉलोनियलिस्ट, मतलब इंडिया को उन्होंने बना लिया अपनी कॉलोनी। ठीक है, इंडिया वॉज देयर कॉलोनी। अब वो अपना व्यू देंगे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन हिस्ट्री में, पहले ये बात कर रखी है। उसके बाद यूपीएससी कैन डायरेक्टली आस्क कि कंपेयर द कॉलोनियलिस्ट व्यूज ऑन द इंडियन हिस्ट्री विद द इंडियन राइटर्स या फिर नेशनलिस्ट राइटर। मैं अभी सिर्फ एक ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसी तरह इसके बाद जो आएंगे, जैसे अपने पास ये नेशनलिस्ट अप्रोच है, हमारे यहाँ के लोकल लोग उन्होंने क्या किया हिस्ट्री के लिए। ठीक, इतनी सी बात है इसके अंदर। तो और इसको हम लोग ऐसे टुकड़ों में बांट बांट के कवर करने की कोशिश करेंगे चैप्टर को, कि ज़्यादा लोड ना पड़े एक बार। ठीक, अब क्या कहता है कि ऑल दो एजुकेटेड इंडियंस retained their traditional history in form of hand-written epics, Puranas and semi-biographical works। क्या कह रहा है कि जो पढ़े लिखे इंडियंस थे उन्होंने अपनी खुद की हिस्ट्री को रिटेन किया, किस फॉर्म में, कि पुराने टाइम में किसी ने भाई हैंड रिटन एपिक्स लिख दी। हैंड रिटन एपिक्स मतलब जैसे रामायण होगी, महाभारत होगी, कुछ सेमी बायोग्राफिकल वर्क्स रिटेन किए। लेकिन जब मॉडर्न रिसर्च करते हैं हिस्ट्री में एंशियंट इंडिया के अंदर, वो स्टार्ट हुआ सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी का मतलब 1700 से लेके 1800 तक का टाइम पीरियड इज द 18th सेंचुरी। ठीक, ये कैसे, देखो जब ज़ीरो से चालू करते हैं तो 0 से 100 इज़ फर्स्ट सेंचुरी। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने पास 1700 से लेके 1799 हम कह सकते हैं इट इज़ द 18th सेंचुरी, और इसका सेकंड हाफ इज़ 1750 के बाद वाला पार्ट। तो कह रहा है कि 18th सेंचुरी के सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या चालू होता है, रिसर्च चालू होता है हिस्ट्री में, कि एंशियंट इंडिया की जो हिस्ट्री है उसका रिसर्च चालू होता है। क्यों? क्योंकि जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर सेटअप हो गया था उसकी ये ज़रूरतें थी। कैसे ज़रूरत थी, आगे देखेंगे कि कैसे ज़रूरत थी। वेस्ट बंगाल एंड बिहार, बंगाल और बिहार जो है ये आ गए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंडर इन 1765। कैसे आए थे, 1764 के अंदर देयर वॉज बैटल ऑफ बक्सर, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इस बैटल को जीत जाती है, और उसके अंदर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अभी क्या कह रहा है कि 1765 के अंदर कौन क्या कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है, लेकिन उनको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभालना आया। दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर द हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसलिए 1776 के अंदर इन लोगों के हाथ लग गई मनुस्मृति। तो मनुस्मृति वॉज द बेसिकली ए लॉ बुक ऑफ मनु। मनु एक भाई साहब थे, उन्होंने एक किताब लिख दी, ये कानून के ऊपर किताब थी, लॉ बुक थी। ठीक है, और इट वॉज कंसिडर्ड मोस्ट अथॉरिटेटिव। अंग्रेज मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये सबसे अथॉरिटेटिव थी, कि भाई हमारे समाज में इसी की अथॉरिटी थी, इस लॉ बुक की अथॉरिटी थी। फिर क्या किया, इसको ट्रांसलेट कर दिया गया इंग्लिश के अंदर, इसको ट्रांसलेट कर दिया गया इंग्लिश के अंदर, और इसको बोल दिया गया ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आ चुकी है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल करने की कोशिश कर रही है, उसको रूल करने में दिक्कत आ रही है। अब
उसको रूल करने के लिए ये पता होना चाहिए यहाँ के लोकल लॉ क्या है, यहाँ के लोकल कानून क्या है। लोकल कानून लिख रखे हैं मनुस्मृति के अंदर। मनुस्मृति को ट्रांसलेट कर दिया गया कोड ऑन जैंटू लॉज, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अब इनको समझने के लिए जो ब्रिटिश यहाँ पे आए हुए हैं उन्होंने जज अपॉइंट किए, और इन जजेस को असिस्ट कौन करेगा? पंडित असिस्ट करेंगे। मनुस्मृति को पढ़ के पंडित जो लोग हैं वो जजेस को बताएंगे कि भाई साहब इसमें ये लिख रखा है, अगर कोई आदमी कुछ करता है, किस कास्ट का, किसी धर्म का, मतलब हिंदू धर्म का कोई आदमी किसी पर्टिकुलर कास्ट का ये काम करता है तो उसके लिए ये सजा होगी। ठीक। और पंडित को एसोसिएट कर दिया गया ब्रिटिश जजेस के साथ। अब ये क्या करेंगे, ये सिविल लॉज अप्लाई हो गए हिंदूज़ के ऊपर। इसके बाद अगर मैं मुस्लिम्स की बात करूं तो वहाँ पे क्या किया गया, मौलवीज़ को अपॉइंट किया गया, और मौलवीज़ बेसिकली असिस्ट करेंगे जजेस को कि किस तरह से मुस्लिम लॉज अप्लाई होंगे भाई। तो क्या करें, द इनिशियल एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड एंशियंट लॉ एंड कस्टम्स which continued largely until 18th century, culminated in the establishment of Asiatic Society of Bengal in 1784 in Calcutta। कि भाई हमने शुरू में कोशिश की कि हम लोग एंशियंट लॉज को समझें, एंशियंट कस्टम्स को समझें। ठीक है, अब ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये हमारी किताबें पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। अब इनको सब समझना है कि हाँ भाई कैसे स्क्रिप्चर्स हैं इंडियंस के। तो अब ये सारी चीज़ें समझने के लिए इन्होंने एक चीज़ बना दी, इसको बोल दिया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी, जिसको बनाया गया 1784 के अंदर। अब बंगाल की तो कलकत्ता में बनेगी। क्या उद्देश्य था इसका, कि यहाँ की लोकल स्क्रिप्चर्स को, लोकल चीज़ों को समझ पाएँ, उनको ट्रांसलेट कर पाएँ। ठीक। इसको एस्टेब्लिश करने वाले कौन थे? इसको एस्टेब्लिश किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। 1746 से लेकर इस टाइम तक ये थे। ये बेसिकली एक सिविल सर्वेंट थे। और ये अब याद करने वाली बात जो है, अभी रट्टा मत मारना इसका, समझो क्या लिख रखा है इसने, सुन लो, पढ़ लो, बस रट्टा नॉट इक्वल टू सिलेक्शन, इतनी सी बात है। बुक को रीड करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, मॉक लगाएंगे, उसके बाद हम बुक दोबारा रीड करेंगे। क्या कह रहा हूँ, बुक को रीड करेंगे, मॉक लगाएंगे, मॉक से हमको समझ में आएगा कि हाँ भाई क्या चीज़ मेरी वीक है, क्या चीज़ मेरी पहली रीडिंग में मैं रिटेन नहीं कर पाया। उसके बाद हम दोबारा रीड करेंगे। एक बार भी जब तुम मॉक लगा लो, जब 3-4 बार ऐसे रीडिंग हो जाए, उसके बाद तुमको पता लगेगा कि हाँ भाई दीज आर द पॉइंट्स विच आई एम मिसिंग। उससे पहले तुमको, अभी तो तुमको पता नहीं ना यार कि दिस इज़ योर फर्स्ट रीडिंग, और अभी तुमको यही नहीं पता कि चीज़ याद क्या करनी है, रट्टा किस चीज़ का मारना है। तो मैं अभी तुम सुनते चलो कि विलियम जोन्स जो थे, इन्होंने क्या फाउंड की, ये फाउंड की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और इन्होंने ट्रांसलेट किया अभिजान शाकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया इनटू 1789। ठीक। अब मेरे को एक बात बता दो कि अभिजान शाकुंतलम किसने लिखी थी? ठीक है, ये मुझे बता दो। अब आगे चलते हैं। उसके बाद जो भगवत गीता है, भगवत गीता को भी ट्रांसलेट किया गया भाई साहब। भगवत गीता जो कि रिलीजियस टेक्स्ट है हिंदूज़ का, इसको भी ट्रांसलेट किया गया। इसको ट्रांसलेट करने वाले भाई साहब थे विल्किंस, और विल्किंस ने 1785 में ट्रांसलेट किया गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले मेरे पास क्या बन गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बन गया। अब 1804 में क्या बन गया, बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी। अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे बॉम्बे के आसपास वाले एरियाज़ में जो भी इनको सामान मिलेगा इंडियन, उसको पढ़ेंगे, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक। उसके बाद बनता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वो सेटअप इन लंदन, जो कि मतलब एक हायर लेवल पे है। इन 1823 विलियम जोन्स ने ये एम्फेसाइज किया कि जो ओरिजिनली यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं वो संस्कृत से बहुत सिमिलर हैं और ईरानियन लैंग्वेज से भी बहुत सिमिलर हैं। विलियम जोन्स ने क्या कहा कि यूरोपियन लैंग्वेजेस जो हैं वो संस्कृत और ईरानियन लैंग्वेजेस सिमिलर हैं भाई। और इस वजह से जो जर्मनी है, फ्रांस, रशिया और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ का इंटरेस्ट आ गया इंडोलॉजिकल स्टडीज़ में। इंडोलॉजिकल स्टडीज़ मतलब ये अपने यहाँ की जो स्टडी है उसकी बात कर रहा है, उसके बारे में स्टडी करने की इनकी दिलचस्पी आ गई। अब जो पहला हाफ है 19th सेंचुरी का, व्हाट इज़ द 19th सेंचुरी का पहला हाफ, इट इज़ 1800 से लेकर 1850।
ठीक। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, इस टाइम संस्कृत की चेयर्स एस्टेब्लिश हो गई इंग्लैंड और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में। अब चेयर का मतलब ये नहीं कि कुर्सी बना के रख दी वहाँ पे, मतलब जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देयर इज़ डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, देयर इज़ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, ऐसे ही डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत बना दिया गया यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक, इंग्लैंड और अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में, कि भाई हमको पढ़ा तो जाए इस लैंग्वेज को। और जब इंडोलॉजिकल स्टडीज़ की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पुश मिलता है वो दिया गया मैक्स मूलर के द्वारा। एंड मैक्स मूलर वॉज जर्मन बोर्न स्कॉलर। क्या तो कोई दिक्कत नहीं है, एवरी वन इज़ विद मी, दीवार के सहारा लगा के नहीं बैठना है, बात सुनते हुए चलना है। अब मैक्स मूलर ने अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड किया इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि 1857 में अपने यहाँ पे से रिवोल्ट हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं 1857 की क्रांति। और इस क्रांति ने क्या किया, अंग्रेज़ों की आंखें खोल दी भाई। और उनको ये रियलाइज़ हुआ, एंड दे रियलाइज्ड कि इनको और ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है, हमारे यहाँ पे और ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है कि किस तरह से हमारे यहाँ का सोशल सिस्टम है, किस तरह की हमारे मैनर्स हैं। क्यों यार, तुम किसी बाहर की कंट्री में आए हुए हो, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए हुए हैं, दिस इज़ अ फॉरेन लैंड फॉर देम। अगर उनको यहाँ पे रूल करना है तो लोगों के हिसाब से रूल करेंगे। अगर वो ज़बरदस्ती उनको ऑप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो जायज़ सी बात है, पीपल विल रिवोल्ट। और 1857 में वही हुआ। अब उनको समझ में आया कि यार इनको रूल करने के लिए हमको इनके मैनर्स, इनके सोशल कस्टम ये पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, और साथ साथ में क्रिश्चियन मिशनरीज वांटेड टू फाइंड आउट वल्नरेबल पॉइंट इन हिंदू रिलीजन। ठीक, अगर ये यहाँ पे आ रहे हैं, ये हमारे मैनर्स और हमारी सोशल चीज़ों को पढ़ लेंगे तो इनको समझ में आएगा कि भाई इनको रूल कैसे करना है। पहली बात तो कि इनकी कौन सी दुखती रग है इंडियंस की, जिसको अगर छेड़ देंगे तो ये रिवोल्ट कर देंगे, तो उस दुखती रग के ऊपर हाथ नहीं रखना, पहली बात तो। दूसरी बात, क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, अब वो देख रहे हैं कि भाई इनके सोशल कस्टम्स इंडियंस के ये हैं, इनकी ये मैनर्स हैं। अब इस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे और कहेंगे कि यार ये तुम्हारा ख़राब है, और तुम ऐसा करो, तुम हमारे धर्म में कन्वर्ट कर लो, तुम क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट कर लो। तो वही कह रहा है ये, टू मीट दीज नीड्स। तो ये काम करने के लिए जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं उनको ट्रांसलेट किया गया मैसिव स्केल पे, किसके अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज में, अंडर द मैक्स मूलर। मैक्स मूलर भाई साहब के अंडर क्या हुआ कि बहुत भयंकर जो है इंडोलॉजिकल स्टडीज़ जो है उसको बूस्ट मिला, इंडियन स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट किया गया, और टोटल जो ट्रांसलेशंस थे वो अराउंड 50 वॉल्यूम्स के अंदर कन्वर्ट हुआ। और क्या कह रहा है, सम इन सेवरल पार्ट्स, सम इन, एक सेकंड रुको यार, सम इन सेवरल पार्ट्स, मतलब 50 वॉल्यूम्स की जो 50 वॉल्यूम आ गई उसके अंदर हर एक के अलग अलग पार्ट्स थे यार, कुछ नहीं कह रहा ये। और पब्लिश्ड अंडर द सैक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट इंडीज़, मतलब जो ये 50 पूरी की पूरी बुक्स बनी है, इसका बता दिया कि यहाँ पे इट इज़, इसका ये नाम रख दिया सैक्रेड सीरीज ऑफ द ईस्ट इंडीज़। अब इतने ट्रांसलेशन हुए हैं, इसके अंदर कुछ जो ट्रांसलेशंस थे वो चाइनीज़ टेक्स्ट के भी थे, ईरानियन टेक्स्ट के भी थे, लेकिन जो ज़्यादातर थे वो इंडियन टेक्स्ट ही थे इसमें जो ट्रांसलेट हुए हैं। इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज वॉल्यूम्स, जब ये वॉल्यूम्स आए, इनके इंट्रोडक्शन के अंदर जो बुक्स बनी, तो मैक्स मूलर और अदर वेस्टर्न स्कॉलर्स उन्होंने कुछ जनरलाइजेशंस कर दी। क्या जनरलाइजेशन कर दी कि भाई जो, एक सेकेंड, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी के बारे में कुछ बात बोल दी कि हाँ भाई ये तो यहाँ पे होता ही है। क्या होता है, उन्होंने पहली बात तो ये कहा कि इंडियंस के अंदर भाई कोई सेंस नहीं है, किस चीज़ की, क्रोनोलॉजी की। क्रोनोलॉजी समझिए, ए सफ़ेद कपड़ा, अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी, कि इंडियंस के अंदर कोई क्रोनोलॉजी की सेंस नहीं है, इन्होंने कोई हिस्ट्री ढंग से लिखी नहीं। ये कैसे पता लगा उनको, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ के स्क्रिप्चर पढ़े, स्क्रिप्चर पढ़ने के बाद उन्होंने बताया कि यार इनके पास तो कुछ दिमाग ही नहीं है कि किस तरह से हिस्ट्री चलती है, इनके पास टाइम की सेंस ही नहीं है। और साथ में उन्होंने कहा कि इंडियंस वर कस्टम्ड टू डेस्पोटिक रूल, कि इनकी भाई यहाँ पे कुटाई पिटाई होती रहती है, यहाँ पे बाहर के आदमी आते हैं, इनके ऊपर बर्बरता करते हैं, इनके ऊपर डिक्टेटरशिप टाइप का रूल होता है, तो इनको इसकी आदत है।
तो दो कर दी उन्होंने जनरलाइजेशन। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि यहाँ के लोकल लोग, इनको तो भाई स्पिरिचुअलिज्म का ही कुछ अलग चस्का लग रखा है, ये यहाँ की तो बात करते नहीं है, ये इस धरती की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं मरने के बाद क्या होगा वो बताओ पहले। ये बोला किन्होंने, ब्रिटिशर्स ने। और उन्होंने ये कहा जो कास्ट सिस्टम है ये सबसे विशियस फॉर्म है सोशल डिस्क्रिमिनेशन की। और वेस्टर्न स्कॉलर्स ने स्ट्रेस किया दैट इंडियंस ने कभी ज़िंदगी में नेशनहुड की फीलिंग एक्सपीरियंस की ही नहीं, और ना इन्होंने कभी देखा कि सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है। तो क्या क्या कह दिया इन्होंने, कह दिया कि पहली बात तो क्या 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 जनरलाइजेशंस की। इन्होंने कहा कि पहली बात तो इनको पता ही नहीं कि भाई क्रोनोलॉजी क्या होती है। उसके बाद कह दिया कि डेस्पोटिक रूल है भाई इनके पास, तो ये तो कभी से कुटते पिटते आ रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि ना ना ये तो धरती की बात नहीं कर रहे, स्वर्ग की बात कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि कास्ट सिस्टम बुरा हाल है, डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज़ द इंडियन सिस्टम, दिस इज़ द इंडियन सोसाइटी। फिर कहता है कि नहीं नहीं भाई यहाँ तो नेशनहुड इनको पता ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि पूरी पूरी कंट्री क्या होती है, ये तो सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पता ही नहीं इनको। तो इनको हम रूल करेंगे, इनको सिखाएंगे हम, ये पूरा सोसाइटी ठीक करके जाएंगे। समझ रहे हो कि जो ब्रिटिश वाले जो राइटर्स थे, हिस्टोरियंस थे, उन्होंने सारा का सारा खेल इस तरह से बना दिया कि दे आर जस्टिफाइंग द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक। और मैनी ऑफ दीज जनरलाइजेशंस, आगे पढ़ते हैं, मैनी ऑफ दीज जनरलाइजेशंस अपीयर्ड इन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब एक भाई साहब आते हैं, विंसेंट आर्थर स्मिथ, इन्होंने किताब लिखी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने किताब लिखी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या किया, बेसिकली ये एक सिस्टमेटिक हिस्ट्री थी, मतलब कि हाँ भाई चल रही है, पहले इसके अंदर एंशियंट मॉडर्न, एंशियंट मेडाइवल मॉडर्न। ठीक। इन्होंने ये किताब निकाली और ये ज़्यादातर जो जनरलाइजेशंस ऊपर दे रखी हैं ये इनकी किताब में आई। कौन सी किताब में? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है। इन्होंने क्या किया, ही प्रिपेयर्ड द फर्स्ट सिस्टमेटिक हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया इन 1904। अब क्या कह रहा है कि हिज बुक, इनकी जो किताब है, डीप स्टडी ऑफ द अवेलेबल सोर्सेज गेव प्राइमेसी टू पॉलिटिकल हिस्ट्री। आर्थर भाई साहब की जो किताब थी ये सोर्सेज के ऊपर, मतलब इन्होंने अच्छी खासी स्टडी की, यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन ये जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है भाई साहब, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है पॉलिटिकल हिस्ट्री को। मतलब जो और हिस्ट्री है, सोशल हिस्ट्री कि हाँ भाई हमारी सोसाइटी कैसे डेवलप हुई है, या फिर हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री कि हाँ भाई पुराने टाइम से लेके अब तक इकोनॉमी कैसे डेवलप हो रही है, कैसे लोग काम करते थे, कैसे काम नहीं करते थे, क्या उनके रोज़गार हुआ करते, उसके बारे में बात नहीं करता। लेकिन ये बात कहता है कि नहीं नहीं ये तो यहाँ तो लोग जो हैं फॉरनर्स आके ही इन पर रूल कर रहे हैं, बाहर से आए थे लोग मिडाइवल इंडिया में, टर्क वगैरह, जो तुर्की लोग हैं वो आए थे, हुन आए थे, स्कीथियंस आए थे, बाहर से आए थे। इनके बारे में पढ़ेंगे अपन अभी आने वाले टाइम में कौन है ये। और अब ये पॉलिटिकल हिस्ट्री को प्राइमेसी दे रहा है और ये बुक अगले 50 साल के लिए इसको एज ए बढ़िया बुक माना गया और अभी भी स्कॉलर्स इसको यूज़ करते हैं। अब स्मिथ की अप्रोच जो है ना, स्मिथ भाई साहब की अप्रोच क्या है, प्रो इम्पीरियलिस्ट, मतलब प्रो ब्रिटिशर्स। व्हाट इज़ इम्पीरियलिस्ट? इम्पीरियलिस्ट लोग होते हैं साम्राज्यवाद वाले लोग, जो कि अपना पूरा का पूरा अलग अलग कंट्रीज़ को जाके कॉलोनी बनाते हैं, वो वाले लोगों की बात कर रहा है। तो ये जस्टिफाई करेगा कि हाँ भाई क्यों यहाँ पे ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो जस्टिफाइड है। एंड ही वॉज अ लॉयल मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। इन्होंने एम्फेसाइज किया कि फॉरनर्स इन इंडिया जो है, बाहर से आए हुए लोगों का यहाँ पे इंडिया में बहुत अच्छा खासा रोल रहा है। और इसकी जो, इस भाई साहब की जो किताब थी उसके अंदर 1/3 पार्ट तो अलेक्जेंडर के इन्वेजन का ही है। अलेक्जेंडर्स इन्वेजन अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ हिज बुक। साथ साथ में ऐसा बताया गया आर्थर भाई साहब के हिसाब से, आर्थर भाई साहब क्या बोले कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डेस्पोटिज्म, जिन्होंने कभी पॉलिटिकल यूनिटी एक्सपीरियंस ही नहीं की अनटिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल आया है, इसी ने बताया है कि भाई ये होती है पॉलिटी, ये होती है पॉलिटिकल यूनिटी। ये कौन कह रहा है? ये भाई साहब कह रहे हैं अपने विंसेंट। और क्या कह रहा है, और क्या कि एज ही ऑब्जर्व्स, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ऑटोक्रेसी इज सब्सटेंशियली द ओनली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद विच हिस्टोरियन ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड। ठीक। फिर कहता है कि अगर पूरा देखा जाए तो ब्रिटिश जो इंटरप्रेट कर रहा है इंडियन हिस्ट्री को,
इसने कुछ नहीं किया, इंडियन कैरेक्टर को डेनिग्रेट किया, मतलब नीचा दिखाया, इंडियन अचीवमेंट्स को नीचा दिखाया, और ये कह दिया कि जो कॉलोनियल रूल है ना, जो अंग्रेज तुम पर रूल कर रहे हैं, वो जस्टिफाइड है भाई। और अ फ्यू ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस अपीयर्ड, और ठीक बात है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ठीक भी थी कि भाई हमारे पास यहाँ पर कास्ट सिस्टम था, दिक्कत थी, कुछ कुछ चीज़ें ठीक भी थी। 10, अगर मैं आगे बात करूँ, कंपेयर टू चाइनीज़, जब चाइनीज़ लोग हिस्ट्री लिखते हैं, चाइनीज़ लोगों के पास हिस्ट्री के अंदर बढ़िया साइंस है, किसकी, क्रोनोलॉजी की। इंडियंस के पास थोड़ी सी कम साइंस थी क्रोनोलॉजी की। लेकिन जो इन द अर्लियर स्टेज इंपॉर्टेंट इवेंट्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अर्लियर स्टेज में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, जैसे गौतम क्या हुआ, जैसे कि क्या करते, हिस्ट्री कैसे लिखा करते इंडियंस, ये कहते थे कि भाई गौतम बुद्ध की डेथ के इतने साल बाद ये हुआ, गौतम बुद्ध के डेथ के इतने साल पहले ये हुआ, तो इम्पोर्टेंट इवेंट से जोड़ के हिस्ट्री लिख दिया करते। तो हमारे पास क्या थी, थोड़ी क्रोनोलॉजी की सेंस कम थी। लेकिन जो जनरलाइजेशंस हिस्टोरियंस ने बनाई हैं, वो कई तो बहुत ज़्यादा फॉल्स हैं, या फिर ग्रोसली बढ़ा चढ़ा के बता रखी हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये कि प्रोपेगेंडा है, जो किस चीज़ के लिए है, कि जो ब्रिटिश रूल चल रहा है इंडिया में वो चलता रहे। और उन्होंने क्या एम्फेसाइज किया कि इंडियन ट्रेडिशन ऑफ वन मैन रूल कुड जस्टिफाई द सिस्टम वेस्टेड ऑल पावर्स इन द हैंड्स ऑफ वॉइस रॉय। अब देखो, अभी जो आदमी पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहा होगा उसको नहीं पता होगा कि वॉइस रॉय क्या है। वॉइस रॉय इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, जो इंडिया पे रूल करेगा। मेरी कंट्री में आके जो आदमी मेन हेड है ब्रिटिश क्राउन का, जो रूल कर रहा है, वो वॉइस रॉय है। तो अब ये अंग्रेज़ कह रहे हैं कि यार तुम्हारे टाइम में हमेशा ही एक इकलौते आदमी ने रूल किया है, एक आदमी ने, एक राजा ने रूल किया है। ठीक है, उसके बाद कोई और राजा आया, उसके बाद कोई और राजा आया, तुमको नहीं पता डेमोक्रेसी क्या होती है। तो अब भाई इसलिए हमको अब यहाँ पे वॉइस रॉय लेके आना पड़ेगा, अभी तुमको डेमोक्रेसी नहीं दे रहे हम। ठीक। और उन्होंने क्या कहा, और क्या कह रहे हैं ब्रिटिशर्स, ये कह रहे हैं यार तुम इंडियंस तो है ना, तुम जो अदर वर्ल्ड की प्रॉब्लम है ना, मोक्ष की प्राप्ति, इस सब के चक्कर में पड़े हो। तो तुम्हारे जो कॉलोनियल मास्टर्स हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए दे हैव टू लुक आफ्टर द देयर लाइफ इन दिस वर्ल्ड। अब कह रहा है कि अब इंडियंस के पास कोई सेल्फ रूल का एक्सपीरियंस नहीं है, ये अंग्रेज़ बोल रहे हैं। ठीक है, ये प्रो इम्पीरियलिस्ट हिस्टोरियंस बोल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इंडियंस के पास कोई सेल्फ रूल का एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो किस तरह से हम ऐसा कर दें कि नेटिव्स के हाथ में वो दे दें, यहाँ की सत्ता दे दें। एट द हार्ट ऑफ ऑल जनरलाइजेशंस, अगर इनकी बात करें, सारी जनरलाइजेशंस की बात करें, तो बेसिकली जो ये इंग्लिश लोग हैं, ये कह रहे हैं कि इंडियंस तो टोटली इनकैपेबल है गवर्निंग देमसेल्व्स। इतनी सी बात थी। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द कॉलोनियलिस्ट व्यू एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन। आगे बात समझ में। अब इसके बाद जो है, द थिंग इज़ नेशनलिस्ट अप्रोच, और उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, शब्बा खैर, थैंक यू।